हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी को इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्त हम लोग प्रतिदिन क्विज करते हैं और क्विज के अंत में एक क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। उसका प्रतिदिन क्विज के स्टार्ट में ही आंसर दिया जाता है। तो मेरा कल का क्वेश्चन था दोस्त कि कौन सा किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। एसी को डीसी में बदला जाता है तो रेक्टिफायर के द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है। और किसके द्वारा डीसी से एसी में बदला जाता है तो इन्वर्टर। कौन सा? इन्वर्टर। इन्वर्टर के द्वारा क्या किया जाता है कि डीसी से एसी में पुनः बदला जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे अक्सर के घर में जो इन्वर्टर लगा रहता है ना, बैटरी, तो बैटरी के साथ इन्वर्टर भी लगा रहता है कि अगर लाइन कट जाता है तो पंखा वंखा चलने के लिए, पंखा टीवी कूलर ये सब फ्रिज चलने के लिए क्या करता है इन्वर्टर कि बैटरी से लेता है डीसी। बैटरी में क्या होता है? डीसी। और डीसी को किस में कन्वर्ट करता है? एसी में। समझ में आ गया ना? आइए, महान हिंदू विधि निर्माता निम्नलिखित में से कौन थे? तो मनु। कौन थे बाबू? मनु। यानी महान हिंदू विधि निर्माता किसको माना जाता है? मनु को। महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में। ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल में महावीर का जन्म हुआ था। अब महावीर का जन्म की बात करें तो कब हुआ था बाबू? महावीर का जन्म कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में, ठीक है। अब 540 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था। महावीर की मृत्यु कब हुआ था बाबू? 540 ईसा पूर्व में मृत्यु हुआ था, ठीक है। अब महावीर कौन से नंबर के जैन गुरु थे? तो 24वें नंबर के। कौन नंबर के? 24वें तीर्थकर थे। नहीं, यानी महावीर जो थे, महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे, ठीक। अब बताइए, मोहिनीअट्टम मूल रूप से किस राज्य में जन्मा और विकसित हुआ? तो मोहिनीअट्टम केरल में। कहाँ पर? मोहिनीअट्टम केरल में। कथकली नृत्य कहाँ का? केरल का। कहाँ का? यानी कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम हो गया केरल का। अगर कथक कह दे तो उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ के है? उत्तर प्रदेश का। कथकली कह देगा तो केरल का। कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है? तो कथकली। कथकली केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। कौन सा? कथकली। और कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? मोहिनीअट्टम। कौन सा? नहीं, ओडिशा के है। ओडिसी केवल लेडीज ना, ओडिसी में भी, ठीक है। ओडिसी नृत्य केवल औरतों द्वारा यानी स्त्रियों द्वारा केवल किया जाता है। सितारा देवी का संबंध किससे है? तो कथक से। सितारा देवी का संबंध कथक से। जाट जाटिन कहाँ का लोक नृत्य है बाबू? तो बिहार का। कहाँ का? बिहार का। झारखंड का भी, बिहार झारखंड कंबाइंड था, ठीक है। बिहार से झारखंड के बात करें तो कब अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर को कौन अलग हुआ था? उत्तराखंड। 9 नवंबर को उत्तराखंड किससे अलग हुआ था बाबू? उत्तर प्रदेश से। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ था? छत्तीसगढ़। कब? 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो सामवेद से। सामवेद से शास्त्रीय संगीत लिया गया है। और सामवेद में किसका जिक्र है? तो गाई जाने वाली कौन सा वेद कहा जाता है? सामवेद को। आप पूछेगा कि अगर क्रम सजाइए वेदों का क्रम, तो सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, तब आया यजुर्वेद, तब आया अथर्ववेद। यानी प्रथम वेद कहेगा तो ऋग्वेद, या प्राचीन वेद कहेगा तो ऋग्वेद। अगर पूछेगा कि सबसे लास्ट का वेद या सबसे अंतिम वेद कौन है? तो अथर्ववेद। कौन सा? जादू टोना किस में? जादू टोना अथर्ववेद में। कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों है? तो यजुर्वेद। कौन सा? यजुर्वेद जो है वह दोस्त गद्य और पद्य दोनों है। अगर बात करें कि यजुर्वेद के बताइए कि यजुर्वेद के उपवेद का नाम क्या है? ऋग्वेद का उपवेद का नाम आयुर्वेद, ठीक है। अगर पूछ दे कि यजुर्वेद का उपनाम क्या है तो इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए दोस्त, ठीक है। बताइए इसका बताइए कि प्रातः काल में गाया जाने वाला राग कौन सा है? दरबारी। प्रातः काल में
गाया जाने वाला राग कौन सा है बाबू? दरबारी। कौन सा? दरबारी। मृदंगम होता है कहाँ? मृदंगम क्या है? सॉरी, मृदंगम क्या है? तो दो मुंह वाले ढोल। दो मुंह वाला ढोल को क्या कहते हैं? मृदंगम। मृदंगम। कोई डाउट? सितार का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। सितार का जनक किसे माना जाता है बाबू? अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को देखकर क्या ख्याल आया? इसी को तोतीये हिंद के नाम से जाना जाता है। तोतीये हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। किसको? अमीर खुसरो को। ठीक। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म यूपी के पटियाली में हुआ था। इसी का ना, उत्तर प्रदेश के कहाँ? पटियाली में हुआ था। ये पेपर में पूछ चुका है क्वेश्चन। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था बाबू? तो रविंद्रनाथ ठाकुर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर औरत नामक चित्र का चित्रांकन किया था। औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार भारत में किसको मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में। कब? 1913 ईस्वी में। इसको किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था इनको? तो गीतांजलि के लिए। गीतांजलि के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुआ था, यानी नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ था। 10 दिसंबर को किसके? अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर नोबेल प्राइज को दिया जाता है। ठीक है। नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1969 ईस्वी से अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज देना स्टार्ट हुआ। अब भारत में 1998 में सर्वप्रथम अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज मिला। कोई दिक्कत है? अब आपसे बात करें कि जो गीतांजलि था, गीतांजलि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो W.B. इट्स। W.B. इट्स। W.B. इट्स ने गीतांजलि को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। और उसी जब अनुवाद किया ना अंग्रेजी भाषा में, तो पूरा गीतांजलि फैल गया पूरी जगह। और इनको 1913 में किनको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को सर्वप्रथम भारत में क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। समझ में आ गया ना? आइए, औरत नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है बाबू? बौद्ध काल से। किस काल से? बौद्ध काल से। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? बौद्ध काल से। पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो रोजेस्टर। कौन सा? रोजेस्टर। यानी पारसी धर्म के संस्थापक अगर पूछ देगा तो रोजेस्टर है, याद रखना। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? तो अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? अकबर ने। दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब किया था? तो 1582 में। 1500 अगर कहेगा कि इलाही समौद, दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, और इलाही समौद की शुरुआत कब किया था? तो 1583 में। अगर पूछेगा कि बताइए दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? अकबर। प्रधान पुरोहित अकबर था। अगर पूछेगा कि दीन ए इलाही के अपनाने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल। कौन सा? बीरबल था। ठीक। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा स्थापित हुआ बाबू? पीतमपुरा। पीतमपुरा नई दिल्ली में। पीतमपुरा नई दिल्ली। भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थापित किया गया है? पीतमपुरा नई दिल्ली में। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। भारत में पिन कोडों की संख्या कितनी होती है बाबू? तो 6। पिन कोड की संख्या कितनी होती है? 6। लेकिन कहेगा कि डाक कोड कितने, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अंगद के नाम से। किस नाम से? अंगद के नाम से। ध्यान से देखना, सिखों के 10 गुरु का नाम सुनना। सिखों के प्रथम गुरु के नाम था गुरु नानक। कौन था? गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी में। तलवंडी में हुआ था। ठीक है। और गुरु नानक की मृत्यु 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। और गुरु नानक को ही कौन? तो कौन सा धर्म? सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। और सिखों के प्रथम गुरु किसको माना जाता है? गुरु नानक को। और गुरु नानक के बाद कौन हुए? गुरु अंगद। और गुरु अंगद ने ही गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया था। और इनको लहना के नाम से जाना जाता है। किसको? तो गुरु अंगद को। इनके बाद बना रामदास। कौन बना?
रामदास, अमरदास, यानी तीसरे नंबर पर अमरदास, अमरदास बने। उसके बाद में हो गए रामदास, अमरदास, रामदास। रामदास की ही बेटी कौन थी? भान। रामदास की ही बेटी भान थी, बेटी जो बीबी भान थी, रामदास की ही बीबी भान, जिसको कि 500 बीघा दान दिया कौन? अकबर। ठीक है, उसी जगह पर जलाशय का निर्माण करवाया गया और वहीं आप गोल्डन टेम्पल जानती हैं, अमृतसर पंजाब में है, वह 500 भूमि बीघा जो दान दिए थे अकबर, उसी में बना है। ठीक है, उसके बाद बात करें दोस्त, तो इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? गुरु अर्जुन देव, गुरु यानी पांचवें गुरु कौन थे? सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। और गुरु अर्जुन देव को फांसी हुई। गुरु अर्जुन देव को किसने मरवा दिया? ठीक, जहांगीर, अमीर खुसरो की सहायता करने के। जहांगीर के बेटा था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की सहायता कर रहे थे कौन? कौन? शाहजहां के तो वास्तविक नाम था खुर्रम। ठीक है, एक बेटा का नाम खुसरो था। खुसरो की सहायता करने के लिए, ठीक है, अब ठीक है, खुसरो, ठीक ना, यानी खुसरो की सहायता करने के लिए, खुसरो की सहायता करने के कारण क्या किया गया कि इनको किसने फांसी की सजा दिलवा दिया? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दिलवा दी। खुद ही कहते। अब ध्यान से देखिए, अब इसके बाद छठा नंबर के बात करते हैं, तो कौन है? गुरु हरगोविंद। कौन है? हरगोविंद। छठा नंबर के कौन है? गुरु हरगोविंद। ठीक है, हरगोविंद के बाद कौन आ गए? हरराय। सतवें गुरु कौन थे? हरराय। हरराय ही थे जो चेचक से मृत्यु हो गया था। कौन से गुरु थे? कौन से? हरकिशन, यानी सिखों के 8वें गुरु दोस्त हरकिशन थे। हरकिशन के ही मृत्यु किस कारण से हो गई थी? चेचक के कारण हो गई थी। उसके बाद बात करें कि 9वें कौन थे? तो तेग बहादुर। 9वें गुरु तेग बहादुर। इनको औरंगजेब ने क्या किया था? फांसी के सजा, उनको हत्या करवाया था। किसको? गुरु अर्जुन देव के हत्या। लेकिन इनको औरंगजेब को फांसी की सजा कौन करवा दिया? औरंगजेब ने। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था। यह दरोगा में क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, अगर बात करें कि ये कौन सा अभी 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 9वें गुरु तेग बहादुर। तेग बहादुर को कौन मरवा दिया? तो औरंगजेब ने फांसी की सजा दिलवा दी। और उसके बाद में 10वें गुरु बात करें तो कौन हो गए? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। और इनका मृत्यु 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुलखा नामक पठान ने खोब के चाकू मार दिया था दोस्त। और चाकू मार के 1708 में नांदेड़ गुजरात में क्या हो गया? इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर बात करें दोस्त कि खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे ये गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किए थे। अच्छा, अगर खालसा पंथ की स्थापना किए थे, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। कहाँ पर? पटना में। ठीक, यह सिखों के अंतिम गुरु थे। सिखों के अंतिम गुरु थे। ठीक है, 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे। आइए देखिए, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य से है बाबू? कथकली से। मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है? कथकली से। हाँ, मुखौटा अगर कह देगा कहाँ के है तो अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ के? अगर केवल दे दे कि मुखौटा नृत्य किस राज्य का है तो अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का है बाबू? लेकिन मुखौटा नृत्य का संबंध कह देगा ना कि किस जैसा होता है तो कथक के जैसा होता है। कथक के जैसा होता है। बिरजू महाराज किस क्षेत्र के सुविख्यात कलाकार हैं? तो कथक के। बिरजू महाराज किस के थे? तो कथक के। बिरजू महाराज का कौन सा घराना था? तो बनारस घराना से संबंधित थे। बिरजू महाराज किस घराने से? बनारस घराने से संबंधित थे। इनका संबंध कथक से था। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। यानी घंटा, अगर मर्दाला की बात करें कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है तो कहाँ के? आंध्र प्रदेश का। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। कोई कहते हैं किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ग्वालियर घराना को। किसको? ग्वालियर घराना को। यानी किस घराना को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ग्वालियर घराना को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है
तो ग्वालियर घराना को याद रखिएगा। कौन सा सुशीर वाद्य है? तो बांसुरी। बांसुरी कौन सा है बाबू? सुशीर वाद्य है। अब बांसुरी एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाए जा सकते हैं। बांसुरी से सभी राग बजाए जा सकते हैं। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो चित्रकला के क्षेत्र में। जैमिनी राय कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया था? तो चित्रकला में। विश्वविद्यालय पेंटिंग द लास्ट सपर किसकी है? तो लियोनार्डो दा विंची की। लियोनार्डो दा विंची की। कौन सा है? द लास्ट सपर। अब मोनालिसा किसका है? लियोनार्डो दा विंची के। और द लास्ट जजमेंट कह देगा तब किसका है? माइकल एंजेलो का। माइकल एंजेलो का। द लास्ट जजमेंट कह देगा तो, और द लास्ट सपर कह देगा तो लियोनार्डो दा विंची। लियोनार्डो दा विंची। लिंगायत धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? लिंगायत धर्म के संस्थापक की बात करें तो वासव को माना जाता है। किसको? वासव को माना जाता है। पुनर्जन्म की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई थी? तब बृहदकोपनिषद से। बृहदकोपनिषद से पुनर्जन्म की अवधारणा आई थी बृहदकोपनिषद से। पिटक का संबंध किससे है बाबू? पिटक का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। पिटक का संबंध बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक का संबंध भी बौद्ध धर्म से। त्रिपिटकों में सबसे बड़ा कौन है? अभिधम पिटक है, विनय पिटक है और कौन सा? सुत पिटक। तो इस सब में सबसे बड़ा अगर कह देगा तो कौन सा है? अभिधम पिटक। कौन सा? उसके बाद सुत पिटक, उसके बाद विनय पिटक। ठीक है। इस सब में किसका है? तो विनय पिटक में बौद्ध धर्म के शासन प्रशासन के बारे में जिक्र किया गया है कि जो उसके शिष्य थे ना, अनुयायियों को उसके नियम बताया गया है। अपना बौद्ध धर्म का नियम वगैरह सिखाया गया है विनय पिटक में। ठीक है। पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या है बाबू? तो टोकरी। पिटक का शाब्दिक अर्थ टोकरी। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? कपिल को। सांख्य दर्शन का संस्थापक कपिल को माना जाता है। अच्छा, न्याय दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? गौतमी को। और पतंजलि को योग दर्शन का संस्थापक माना जाता है। और कणाद को जैमिनी दर्शन के। कौन है? वैशेषिक। वैशेषिक के कौन है? कणाद। वैशेषिक दर्शन के कणाद। ठीक है। चारों ऑप्शन डिस्कस। महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव और गणेश चतुर्थी किसने शुरू किया था? तब बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। असंतोष के जनक बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन सिरोले ने कहा था। किसने? वेलेंटाइन सिरोले ने कहा था असंतोष का जनक। और क्या सर? तो ध्यान से देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक को देखकर क्या ख्याल है? इसने केसरी और मराठी दो पत्रिका निकाले। कौन सा? केसरी और मराठी। तो केसरी जो था ना वह मराठी भाषा में था और मराठी पत्रिका अंग्रेजी में था। क्या बोला मैं? केसरी जो था वह मराठी भाषा में था जबकि मराठी पत्रिका अंग्रेजी भाषा में था। समझ में आ गया? केसरी और मराठा के प्रकाशक कौन है? तो बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। अच्छा, होम रूल लीग की शुरुआत इसने कहाँ से किए थे? तो पूना से। कहाँ से? पूना से। होम रूल लीग की शुरुआत 1916 ईस्वी में। कब है? 1916 ईस्वी में। कहाँ से बाबू? तो पूना से। अब मद्रास से किसने? तो एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? 1917 ईस्वी में। इस प्रकार कांग्रेस के प्रथम महिला विदेशी अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। खुद ही कहते हैं। 1933 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के नलिनी सेन गुप्ता प्रथम भारतीय मूल के यूरोपीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष नलिनी सेन गुप्ता। ठीक। भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में अवस्थित है बाबू? तो महाराष्ट्र में। क्या है? महाराष्ट्र में। अब कौन बताएगा कि सिनेगॉग क्या है? सिनेगॉग क्या है? तो यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगॉग। जैसे ईसाई के चर्च होता है, हिंदू का मंदिर होता है, मुस्लिम का क्या होता है? मस्जिद होता है। तो सिमिलरली यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं? सिनेगॉग। क्या कहते हैं? सिनेगॉग। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर है बाबू? तो अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन है? विलियम जोन्स। विलियम, इसने कब स्थापना किया था? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने। अब विलियम जोन्स ने कहाँ पर किया था बाबू? तो ये बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ
बंगाल। अच्छा सर, यह किसके शासनकाल में इसका स्थापना हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। किस नगर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? तो अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर कहाँ है बाबू? तो राजस्थान में। कहाँ पर है? ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है कहाँ? अजमेर में। अब भारत में चिश्ती सिलसिला का प्रारंभ किसने किया था? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किया था। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक 16 कुल उत्सव आयोजित किया जाता है अलीगढ़ में। कहाँ पर? अलीगढ़ में। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब? 1875 में। किसने किया था? बताइए। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल अलीगढ़, जिसको कोई अलीगढ़ इंग्लिश विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद एंग्लो इंडियन सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। तो ये कहते 1875 में स्थापना किए थे, जिसको कि आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 16 कुल की नीति किसने लाया था? अकबर। किसने लाया था? अकबर। कोई दिक्कत है? जनता के प्रति बहुत विनम्रता के स्वभाव से व्यक्त करने के लिए, बातचीत करने के लिए 16 कुल की नीति अकबर ने लाया था। अकबर ने बात करें तो 1562 ईस्वी में अकबर ने अपने को हरम दल से मुक्ति किया। 1562 में ही जजिया कर मुक्त किया। 1563 में वह क्या किया कि तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। खुद ही कहते हैं। अब 1564 में क्या किया था कि दास प्रथा का अंत किया था। किसने? अकबर ने 1564 में। अगर बात करें तो 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया था। इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में किया था। 1578 ईस्वी में इबादत खाना में सभी धर्मों का प्रवेश को लागू किया था। किसने? अकबर ने। अब सर इबादत खाना क्या था? तो इबादत खाना एक ऐसा स्थल था जहां पर धर्म से संबंधित मुद्दों पर सभी धर्मों के लोग आकर बैठकर अपना विचार विमर्श करते थे, सलाह करते थे। तो इसमें सभी धर्मों के लोगों का प्रवेश कब से अनिवार्य हो गया? 1578 से इजाजत दे दिया कि आप सभी धर्म के लोग यहाँ पर भाग ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? वह एक बैठक था, उसमें डिसीजन लिया जाता था, किसी भी मुद्दे पर चर्चा होता था। ठीक। अच्छा सर, बात करें कि दीन ए इलाही की स्थापना कब हुआ था? तो दीन ए इलाही की स्थापना 1582 में, और इलाही समौत की शुरुआत कब हुआ था? तो 1583 में हुआ था। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? अकबर के जन्म अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। ठीक। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? 1605 में। अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605 में। तब अकबर के बाद कौन बैठा? इसका बेटा जहांगीर 1605 में बैठा। कोई दिक्कत है? तो चलिए दोस्त, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोलन काल कम हो जाएगा। उसका झूला झूलने की गति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसका झूला झूलने की गति तीव्र हो जाएगी। अगर बैठकर झूल रही है, वो खड़ा हो जाएगी तो बहुत तेज गति से जाएगी, जिससे जो दोलन काल है वह कम हो जाएगा। दोलन काल कम मतलब समझ रही है ना? दोलन काल किसे कहते हैं कि जैसे ये मान लो पेंडुलम हो गया, इसको यहाँ से यहाँ घूम रहा है, तो इसको यहाँ से यहाँ जाने में अगर अभी 1 मिनट लग रहा है, अगर इसी को तेज कर दिए तो कम लगेगा ना यहाँ से यहाँ आने में। तो इसी को कहते हैं दोलन काल। यानी दोलन काल घट जाएगा, लेकिन झूले की गति क्या हो जाएगी? अब समझ में आ गया क्या? साइंस समझ में आ गया क्या? ठीक है। गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तु में क्या होती है बाबू? तो गतिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु गतिमान होती है तो उसमें कौन सी होता है? गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है बाबू? यानी गतिज ऊर्जा बराबर के बराबर हाफ mv², यानी 1/2 mv² होता है। ठीक है। जब किसी गतिज पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तब लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे तो। अगर कह रहा है कि कोई गतिमान पिंड की गति दुगनी हो जाती है, गतिमान पिंड की गति दुगनी हो जाती है, उस पर लगने वाला समय क्या होगा? तब उस पर लगने वाला समय क्या होगा? यदि दूरी अपरिवर्तित रहे, यानी दूरी में कोई बदलाव नहीं हो, तब उसका जो गतिमान पिंड की गति दुगनी होगा ना, तो उसका अगर लगने वाला समय की बात करें तो वह आधा हो जाएगा। आधा नहीं समझ में आया?
आप कहना क्या चाहते हैं भैया, ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो कोई बस कोई गाड़ी है या कोई आदमी है, अगर यहाँ से 10 मीटर दूरी, ध्यान से सुनना, अगर 10 किलोमीटर की दूरी उसका चाल है, अगर ध्यान से सुनना, अगर चाल है उसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या है, चाल है। अगर वह 10 किलोमीटर की दूरी तय करे में उसे कितना टाइम लगेगा, 10 घंटा। यानी समय बराबर दूरी बटा में चाल, तो 10 बटा में चाल है 1, तो 10 घंटा लगा। गौर फरमाइएगा, अगर 10 किलोमीटर की दूरी है अब व्यक्ति के चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसे उस दूरी को तय करने में, यानी 10 किलोमीटर तय करने में उसे कितना समय लगेगा, तो 10 बटा में 1 यानी 10 घंटा लगेगा। कोई दिक्कत है? अब दूरी उतना ही रहने दीजिए, कह रहा है कि दूरी अपरिवर्तित रहे, यानी दूरी उतना ही रहे 10 किलोमीटर, और चाल उसका दुगना कीजिए, यानी पहले 1 था अब 2 कर दीजिए, तो समय पर क्या प्रभाव करेगा, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, यानी 10 बटा में 5, 10 बटा में 2 और 2 5, यानी पहले 10 घंटा लगता था, अब क्या हो गया 5 घंटा, आधा हुआ। तो वही तो कह रहा है कि आधा। कोई कहते बहुत सुंदर। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम में किस राशि की परिभाषा मिलती है, तो बल की। कौन सा? बल की। यानी न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा मिलता है। बल का व्यंजक कह देगा तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं, या गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन ने 1687 में सर्वप्रथम प्रिंसिपिया पुस्तक में गति के नियम दिया था। गति के कब? 1687 में प्रिंसिपिया पुस्तक में। कोई दिक्कत है? आइए, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, अर्थात P बराबर mv, अर्थात F बराबर ma। बल का व्यंजक किससे? तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। कह कि न्यूटन के गति के कौन सा नियम को जड़त्व की व्याख्या करता है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम। अभी बताएं, जड़त्व 3 प्रकार के, गति जड़त्व, स्थिति जड़त्व और दिशा जड़त्व। विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का। किसका? वोल्ट मीटर का। 2 विभव के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। अब विभव के इसे कहते हैं, तो 1 कूलम आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? अब विभव का ऐसा ही मात्रक वोल्ट, विभवांतर के वोल्ट मीटर नहीं। अच्छा, वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है बाबू, तो द्रव का प्रवाह। यानी वेंचुरी मीटर से क्या मापा जाता है? द्रव का प्रवाह मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो तरंगदैर्घ्य। एंगस्ट्रम क्या मापता है? तरंगदैर्घ्य मापता है। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है चाल, यानी किसी वस्तु की चाल को किससे मापा जाता है बाबू? टैकोमीटर से। किससे? टैकोमीटर से। दाब को पास्कल इकाई होता है, ठीक है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अच्छा जी, पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण से। यानी पृथ्वी जो है वायुमंडल से, यानी पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है, तो गुरुत्वाकर्षण से। ये हम लोग जो पृथ्वी पर है ना, यह आकाश में लटका हुआ है, ये आकाश में हम लोग लटके हुए हैं, ठीक है। यह आकाश में गुरुत्वाकर्षण के कारण लटका हुआ है। जो ही गुरुत्वाकर्षण टूटेगा ये गिर जाएगा, पानी में गिर जाएगा। कहाँ गिरेगा, कितना घाव लगेगा आप सोच लो। समझ रहे हैं ना? यानी गुरुत्वाकर्षण से यह क्या है, लटका हुआ है, बंधा हुआ है। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो इसका चंद्रमा पर भार क्या होगा, तो 100 न्यूटन। कितना? 100 न्यूटन। क्योंकि देखो दोस्त, पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर 1/6 होता है, 1/6 होता है ना। समझ में आ रहा है ना? 1/6 होता है। अगर सर बात करें कि यहाँ कोई व्यक्ति 60 केजी का है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, 6 केजी के। कितना के? 6 दहिया में 60, 10 केजी के। कितना के? 10 केजी के। यानी 1/6, 6 दहिया में 60, यानी 10 केजी का होगा नहीं। और चंद्रमा के सतह पर वायुमंडल का अभाव है, चंद्रमा के सतह पर वायुमंडल का अभाव है।
इसलिए वहां पर बम फटने पर भी आपको सुनाई कोई दिक्कत। अच्छा सर, चंद्रमा के सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो लिबनीटज। कौन सा है? लिबनीटज। आज चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? कौन सा? सिस्मोलॉजी में तो भूकंपों का अध्ययन किया जाता है, सिलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, सिलेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। सिमेनोलॉजी या सिलेमोनोलॉजी ऐसे ही होता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी में भूकंपों का अध्ययन किया जाता है। रिक्टर से भूकंप की तीव्रता का मापा जाता है। आइए, गुरुत्वाकर्षण जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है बाबू? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्रमा तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। यानी कहने का मतलब है कि चंद्रमा तल पर कोई व्यक्ति बहुत ऐसे हल्का सा भी कूदिएगा ना तो बहुत उछल जाइएगा, क्योंकि वहां पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? कम है, पृथ्वी की अपेक्षा बहुत कम है। इसलिए क्या करता है आदमी? ज्यादा छलांग मारता है। ठीक है, यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो उसके विपरीत कार्य करेगा। गुरुत्वीय त्वरण, अगर गेंद ऊपर फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण उसको नीचे की ओर आकर्षित करेगी, यानी गेंद के विपरीत दिशा में लगेगी। अगर सेम डायरेक्शन में लग जाता तो बॉल ऊपर के ऊपर ही चल जाता। इसलिए कोई चीज कोई आदमी ऊपर नहीं फेंकता ना, खुद ही कहते। यानी गुरुत्वाकर्षण जो है कि तुम्हारे छत पर से गिरेगा तो गली में आके गिरेगा, ना कि छत से उड़ के ऊपर चल जाएगा भगवान जी के यहाँ। समझ रही हो बात है? यानी गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से ही ऐसा होता है। यदि किसी, तो हो गया। जड़त्व या घूर्ण का मात्रा क्या होता है बाबू? तो केजी मीटर स्क्वायर। जड़त्व या घूर्ण बराबर क्या होता है? एम ए। जड़त्व या घूर्ण क्या होता है? एम ए होता है। एम का मात्रा क्या होता है? केजी, और ए एरिया का मीटर स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर। खुद ही कहते जड़त्व या घूर्ण को केजी मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। यदि एक घूर्णी फ्लाईव्हील का आरपीएम किसके द्वारा मापा जाता है बाबू? अगर कोई घूर्णी फ्लाईव्हील है, अब फ्लाईव्हील क्या है सर? तो हमारा ब्रांच है मैकेनिकल, हम जानते हैं। तुम लोग जानती हो फ्लाईव्हील? देखी हो? फ्लाईव्हील देखी हो? जनरेटर चलता है, आगवा इतना चकड़वा घूमते रहता है, समझ रही हो ना? यानी जनरेटरवा चलता है तो देखना आगे इतना बड़ा गोल चक्कर रहेगा, चलेगा राउंड अप। ठीक है, तो वही क्या है? फ्लाईव्हील। तो कह रहा है कि एक घूर्णी फ्लाईव्हील का आरपीएम किसके द्वारा मापा जाता है बाबू? तो स्ट्रोबोस्कोप। किसी वस्तु के चाका के अगर चाल मापना होगा तो टैकोमीटर। किससे? या कोई घूर्णित कर रहा है ना तो उसको भी टैकोमीटर से मापा जाता है, टैकोमीटर से मापा जाता है। लेकिन अगर बात करें कि एक घूर्णी फ्लाईव्हील का किसमें मापा जाता है? तो स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। तो किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग को पी से सूचित करते हैं, संवेग को पी से सूचित करते हैं। पी बराबर क्या होता है? एम वी। पी बराबर एम वी होता है। ठीक है, ध्यान से सुना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करते हैं तो विद्युत जनित्र द्वारा। यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा? तब विद्युत जनरेटर, जो विद्युत जनरेटर होता है ना उसी को जनित्र कह रहा है, विद्युत जनित्र द्वारा, जनरेटर को ही। तो उसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसीलिए जब जनरेटर चलता है तो हम लोग को लाइट जलने लगता है ना, तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह है रासायनिक ऊर्जा। अब शुष्क सेल होता है एगो कौन सा? देखो, एगो होता है प्राथमिक सेल, एगो होता है द्वितीयक सेल। तो जो शुष्क सेल होता है ना, इसका खोज किसने किया था? कौन बताएगा? लेक्लांसे ने खोज किया था। शुष्क सेल का खोज किसने किया था? लेक्लांसे ने किया था। शुष्क सेल जो होता है ना बाबू, वह प्राथमिक सेल की तरह ही होता है। यानी प्राथमिक सेल के अंदर ही शुष्क सेल होता है। जितना ये सब बैटरी वगैरह, घड़ी उड़ी के बैटरी चाहे सब जितना देखती हो ना, ये सब शुष्क सेल है। और शुष्क सेल का क्या है बाबू काम? कि अगर वो एक बार अगर खत्म हो जाता है तो पुनः उसको रीयूज नहीं कर सकते हैं। शुष्क सेल, घड़ी का बैटरी पुनः चार्ज कर लेती हो क्या? नहीं ना, तो वह शुष्क सेल है। कैसा सेल है? वही प्राथमिक सेल कहलाता है।
अगर बात करें कि द्वितीयक सेल सर, तो वैसा सेल जिसको रीयूजेबल होता है, यानी पुनः बार बार उसको चार्ज करके हम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल के बैटरी कैसा सेल है, द्वितीयक सेल है। अगर बात करें कि ये सब जो शीशा संचायक सेल एक होता है, इसमें शीशा संचायक सेल में कौन सा अम्ल होता है, H2SO4, कौन सा होता है, हाँ कोई दिक्कत है। तो ये सब सेल होता है। और शुष्क सेल का आविष्कार किसने किया था, लेक्लांसे ने। देखिए मुक्त अवस्था में गिरते हुए, इधर थे ना, 1 केजी राशि का वजन कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, यानी 1 केजी राशि का वजन कितना होता है बाबू, 9.8 न्यूटन होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर 7 अर्ग, 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। किसे नॉट का उपयोग किया जाता है, तो गति को नापने में नॉट का प्रयोग किया जाता है। गति को मापने में किसका प्रयोग किया जाता है, नॉट का प्रयोग किया जाता है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है बाबू, तो नेफोस्कोप, नेफोस्कोप याद रखना। बादलों की दिशा, कि बादल किस दिशा में जाएगा और उसका किस तरह गति से जा रहा है, इसको नेफोस्कोप से मापेंगे। किससे, नेफोस्कोप से। नेफोस्कोप द्वारा बादलों की गति और दिशा को मापा जाता है। किस स्कोप द्वारा, नेफोस्कोप द्वारा। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है, तो भूतल से किसी वस्तु की ऊंचाई मापी जाती है अल्टीमीटर से। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो त्वरण के साथ नीचे, यानी एक समान त्वरण के साथ जब लिफ्ट नीचे की ओर आएगी तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति का भार क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा, हल्का प्रतीत होगा। इसीलिए कभी लिफ्ट में बैठकर देखना, जब लिफ्ट टिप कर नीचे आओगी ना तो लगेगा कि हमारा वेट कम हो रहा है। ठीक है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है बाबू, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर भी कार्य करता है। ठीक है। शरीर का वजन ध्रुवों पर सबसे अधिक होगा, कहाँ पर, क्योंकि स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर सबसे अधिक, विषुवत रेखा पर न्यूनतम और केंद्र पर जी का मान 0 होता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है तो गिरने के समय वर्ग का, यानी मुक्त अवस्था में कोई पिंड अगर गिर रहा है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी उसके गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होता है। भौतिक तुला कार्य करता है तो समानांतर बल के नियम पर। जो भौतिक तुला है ना बाबू, वह समानांतर तुला के सिद्धांत पर कार्य करता है। जैसे ना तरजुई तुला, भौतिक तुला हम लोग यूज करते हैं ना, तो समानांतर बल के नियम पर कार्य करता है। ठीक। अब बताइए जूल किसका इकाई है, तो ऊर्जा, ऊर्जा के इकाई क्या है, जूल। इस अभी बोला करो, बल का ऐसा ही मात्रक, तापमान के, दाब का पास्कल। बहुत बढ़िया। अश्व शक्ति किसका मात्रक है बाबू, तो शक्ति का। अश्व शक्ति किसका मात्रक है, एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, 700। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणा 10 के पावर 6 जूल होता है। नहीं। अब बताइए प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, तो रोमर ने। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था, रोमर ने। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी का। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 3.26 गुणे 10 के पावर, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। समझ में आ गया, नहीं। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.16, तो या 106 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 15 क्या मीटर। नहीं। अब समझ में आ गया। तो दिक्कत करा कि एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है, लकट हो। ठीक है। एक बार बराबर कितना होता है, एक बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति क्या होता है बाबू, डायोप्टर। डायोप्टर, एक डायोप्टर पूछेगा क्या है, तो लेंस के शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, डायोप्टर से। एसआई मात्रक होता है। लेंस की शक्ति किसे कहते हैं, तो लेंस के में फोकस के व्युत्क्रम को लेंस की शक्ति कहते हैं। यानी एफ बराबर का होता है, डी बराबर का होता है 1/f,
डी बराबर 1/f, और डी क्या है वहां, डायोप्टर, और डायोप्टर ही लेंस के क्षमता के एसआई मात्रक नहीं। एसआई यूनिट में लेंस की एसआई शक्ति तो डायोप्टर हो गया। एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दें, एक पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया जाए तो उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसके आवर्त काल क्या हो जाएगा, तो √2 गुना, क्या हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। टी बराबर क्या होता है, आवर्त काल बराबर 2π इंटू √L/g। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था, आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था। कोई दिक्कत है, यह भारत का प्रथम प्रक्षेपित उपग्रह है। बताइए, यदि भार व आयास क्रमशः W व P हो तो यांत्रिक लाभ, मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, पढ़ाए है ना, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, W/P, W/P। देखिए दोस्त, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का, द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक का, तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर हो सकता है, कोई भी संभव है। द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक का 1 से हमेशा बड़ा होता है यांत्रिक लाभ, और तृतीयक श्रेणी के उत्तोलक का हमेशा 1 से छोटा होता है। ठीक, किसी प्रणाली में कोणों पर भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान 11.2 होता है। पृथ्वी के पृष्ठ से किसी वस्तु के पलायन वेग का क्या मान होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। अगर बात किया जाए कि चंद्रमा के सतह से पलायन वेग कितना होता है, तो 4.2 किलोमीटर प्रति सेकंड ना। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तब उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, तो अधिकतम कहाँ होती है बाबू, तो मध्य स्थिति में। यानी जब कोई वस्तु सरल रैखिक आवर्त गति में होती है ना, तो उसका अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होगा वह मध्य में होगा, क्योंकि इधर से ढलाव है, इधर से भी ढलाव है, तो यहाँ पर वेग, मध्य बिंदु पर वेग भी अधिकतम, और जहाँ वेग अधिकतम हो जाए गतिज ऊर्जा भी अधिकतम, कि गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 हाफ mv² होता है। अब v का मान अगर अधिक होगा, तेज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी का भी मान क्या होगा बाबू, तेज होगा। कोई दिक्कत है, आराम से समझिए, साइंस है। एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गतिज ऊर्जा है, यानी एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों के समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका समवेग ज्यादा होगा, तो रेल इंजन का समवेग क्या होगा, ज्यादा होगा, कि वह क्या है, बड़ा है, यानी उसका क्या है बाबू, ध्यान से सुना, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों के समान गतिज ऊर्जा है, समान गतिज ऊर्जा है, तो कह किसका समवेग ज्यादा होगा, तो समवेग रेल इंजन का ज्यादा होगा, कि जिसका मास अधिक, जिसका मास अधिक उसका क्या होगा बबुआ, समवेग क्या होगा, नहीं। समझ में आ रहा है ना, चाल से मतलब नहीं है, चाल इक्वल हुआ, मास जिसका अधिक उसका समवेग अधिक। ट्रेन में कितना बड़ा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए उसका क्या होगा, समवेग अधिक होगा। मान लीजिए 275 मीटर प्रति सेकंड के चाल से ट्रेनों चल रहा है, उसी चाल से कारों चल रहा है, तो यहाँ पर समवेग बराबर नहीं होगा, कि वेलोसिटी बराबर हो सकता है लेकिन मास कभी बराबर होगा। कार अपना ट्रेन कर दीजिएगा, नहीं ना, इट इज नॉट पॉसिबल। सो दैट वी कैन से दैट कि मोमेंटम, सॉरी क्या चीज है, मोमेंटम माने क्या होता है, आवेग, असंवेग इम्पल्स माने आवेग, और मोमेंटम माने संवेग, यानी मोमेंटम क्या होता है बाबू, हमेशा ज्यादा होता है, मोमेंटम हमेशा, तो नहीं माने इंग्लिश को खींच देते हैं, ठीक है, गड़बड़ाइएगा नहीं। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः क्या होती है बाबू, तो किलोवाट में। साधारण जो मशीन होता है उसकी क्षमता किसमें होती है, किलोवाट में। लेंज का नियम किससे संबंधित है बाबू, तो ऊर्जा से। लेंज का नियम किससे है, ऊर्जा संरक्षण से। ये लेंज का नियम कौन बता देगा, जो बताएगा उसको प्राइज मिलेगा। लेंज का नियम हम पढ़ाए हैं कि यह क्या करता है ना, कि जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है ना। लेंज का नियम जिससे यह उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, इसी को लेंज का नियम कहते हैं। लेंज का नियम किससे संबंधित है, तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित
एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि अधिकतम दूरी तय करेगा? तो 45 डिग्री पर। किस पर? 45 डिग्री पर फेंकने पर। क्रायोजेनिक इंजन किस पर काम करता है बाबू? तो निम्न ताप पर। क्रायोजेनिक इंजन किस पर काम करता है? निम्न ताप पर। कह रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में, यानी रॉकेट जो प्रौद्योगिकी होता है ना, उसमें हम लोग क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन हमेशा पूछता है कि किस पर कार्य करता है? तो निम्न ताप पर। किस पर? तो थैंक यू दोस्तों, यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं। आपको यह क्विज जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा। और मेरा आज का क्वेश्चन है कि बताइए कि जो ग्रेट इंडियन ग्रेट इंडियन करें कि जो गिब्सन मरुस्थल है ना, जो गिब्सन मरुस्थल है वह कहाँ पर स्थित है? गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर, किस देश में स्थित है? आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, ठीक है। और यहीं पर हम क्विज को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्विज अच्छा लगा होगा। अगर यह क्विज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।